हमारे प्रदेश के किसान भाई समय रबी फसलों की खेती के लिए खाद, बीज और दवाओं को खरीदने में लगे हैं, लेकिन इन कृषि आदानों को खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तभी आप रबी फसलों से अधिक उपज प्राप्त कर पाएंगे। इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय गंज बासौदा के डॉक्टर प्रवीण कुमार जगा। जैसा कि हमारे किसान भाई जानते हैं, बीज एक महत्वपूर्ण आदान है और खेत में जो उर्वरकता है वो बीज पर बहुत सारी बीज पर निर्भर करती है। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि हमारे खेत में बीज को ही बोना चाहिए, अनाज नहीं बोना चाहिए। जो बीज है वो कौन सी वैरायटी का, अर्ली वैरायटी है या मध्यम वैरायटी है या अंतिम वाली वैरायटी है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे ही उसको बीज जैसा मिल जाता है वैसा बो देता है। मान के चलो यदि अर्ली सीजन है और उसको बीज यदि देरी वाला मिल जाता है तो देरी वाला बो देता है, या देरी में जाता है और देरी के समय पे यदि उसको जल्दी वाला मिल जाता है तो उसको बो देता है, या मान के चलो कुछ नहीं मिला तो जैसा बीज मिला वैसा बो दिया। किसान भाइयों, बीज को खरीदते समय कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे किसी प्रकार का धोखा होने से बचा जा सके। प्राय देखने में आता है कि विक्रेताओं द्वारा मिलावटी या अशुद्ध या वैधता समय निकलने के बाद भी किसानों को बेच दिया जाता है, जिस कारण किसान भाई ठगी के शिकार हो जाते हैं और आने वाले समय में किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, बीज को खरीदते समय आगे बताई जा रही सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप बीजों को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको किस फसल की कितने क्षेत्र में खेती करनी है। उसी के अनुरूप आप बीज की खरीदारी करें। अनावश्यक तथा अत्यधिक मात्रा में बीज की खरीदारी नहीं करें। एक तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों बीज में अंकुरण क्षमता का निर्धारण कर लेना चाहिए कि हमारे बीज में अंकुरण क्षमता कितनी। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे किसान भाई बीज ले आते हैं लेकिन वो उगता ही नहीं है। तो बीज लेते समय कम से कम 100 दाने बीज के लेके और एक कागज़ पर उनको, गीले कागज़ पर उनको क्रम से रख लेना चाहिए और उनको भिंगाकर फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन उनको देखना चाहिए कि 100 दानों में से कितना दाने अंकुरित हुए। माना कि हम 100 में से यदि हमारे 70 दाने उगते हैं तो बीज ज़्यादा अच्छा नहीं है। यदि उसमें से 80 से 90% यदि बीज या दाने हमारे उगाते हैं तो हमें इस प्रकार का बीज सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस प्रकार के बीज का ही हमारे किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए। यदि आपको बीजोत्पादन करना है तो आधार बीज हेतु प्रजनक बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह यदि प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो आधार बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विभिन्न प्रकार के बीजों के पैकेट के ऊपर विभिन्न रंगों के टैग लगे रहते हैं। उसे देखकर आप बीज की श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। जैसे आधार बीज के लिए सफेद टैग का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है तथा प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, हमारे बीज में ये देख लें कि हमारा बीज कहीं सड़ा घुना तो नहीं है। यदि हमारा बीज अच्छा है और उसमें कहना चाहिए बहुत सारा जो इनर्ट मटेरियल, अक्रिय तत्व है वो बहुत कम होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको भी एक इनर्ट मटेरियल जिसको कहते हैं वो बोरे पर लिखा रहता है, हमारे किसान भाइयों को देख लेना चाहिए। तीसरी बात हमारे को चाहिए कि हमारे बीज उपचारित है कि नहीं, क्योंकि बीज यदि उपचारित नहीं है तो आपको अलग से उपचार करना पड़ेगा, और यदि उपचारित नहीं है तो आपको उपचारित बीज ही लेना चाहिए। तो उपचारित है क्या नहीं ये हमारा देख ले। चौथी बात, हमारे जो किसान भाई हैं वो बीज मिश्रित तो नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि बीज इस प्रकार का आ जाता है जिसमें बहुत सारी वैरायटियाँ अलग अलग तरह की मिली हुई रहती है। तो इस प्रकार का बीज हमको प्रयोग नहीं करना है। बीज एक ही सेम आकार का, सेम साइज का और बिल्कुल किसी प्रकार का कोई उसमें मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का बीज होना चाहिए। साथ ही ये भी देख लें कि बैग कहीं से कटा फटा तो नहीं है और कहीं हाथ से सिलाई तो नहीं की गई है, एवं बैग की सिलाई के अंत में सील दुरुस्त है। बीज की प्रमाणीकरण वैधता समय सीमा समाप्त हो गई हो या जल्दी ही समाप्त होने वाली हो तो ऐसे बीज को नहीं खरीदना चाहिए। चौथी बात, मार्केटिंग में जब बीज लेने जाते तो हमारे किसान भाई को एक रिलायबल, मैं फिर कह रहा हूँ विश्वसनीय सूत्र जहाँ है, विश्वसनीय जो बीज वाली जो संस्था है वहाँ से आपको बीज लेना चाहिए और लेने के पश्चात उसकी रसीद जरूर ले। किसी प्रकार का उसमें अडल्ट्रेशन होता है या किसी प्रकार का उसमें मिलावटी होता है तो हम उसकी एक पर्टिकुलर जगह पर हम उसकी शिकायत कर सकें। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि इन सब चीज़ों का ध्यान रख के अपनी
खेती को लाभ का धंधा बना सके। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। परवल की बुआई किसान साल में 2 बार करते हैं। फिलहाल अभी इसकी फसल लगाने का सही समय भी चल रहा है। अगर आप भी परवल की खेती करने जा रहे हैं तो किस प्रकार से करें इसकी खेती, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, परवल की खेती एक अच्छी खेती है हमारे किसान भाई के लिए। तो किसान भाई, परवल की खेती करने के लिए सबसे पहले उन्नत प्रभेद आप ध्यान में रखें। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण अलौकिक, ये भी प्रभेद काफ़ी लोकप्रिय है। ये प्रभेद का चयन करके किसान भाई आप रेतीली और बलुई दोमट और बलुई एरिया, जो दोमट या बलुई मिट्टी है वैसे जगह का चयन करके जिसमें जीवाश्म की मात्रा अच्छी होती है, तो आप प्रभेद का चयन करके वैसे जगह पर आप खेती करेंगे। परवल को उगाने से पहले खेत में कम से कम 3 जुताई करनी चाहिए। सड़ी हुई गोबर की खाद की 20 से 30 टन की मात्रा को मिला दें। इसके अलावा 50 किलो नीम की खली और 50 किलो अरंडी की खली को आपस में मिलाकर खेत की मिट्टी में मिला दें। खेत की जुताई करने के बाद पाटा जरूर लगाएं। अगर हम परवल को ऊंची भूमि पर बो रहे हैं तो 30 गुणा 30 सेंटीमीटर का गहरा गड्ढा खोद लें। परवल के एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कम से कम 1.5 से 2 मीटर की रखनी चाहिए। पौधे को बोने के बाद गड्ढों में 5 किलो गोबर की खाद और मिट्टी मिलाकर भर दें और हल्की हल्की सिंचाई अवश्य करें। और जब आप परवल की खेती करते हैं तो 2500 से 3000 गुच्छियाँ प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। और ये आप जब लगाएंगे किसान भाई तो अगस्त से लेकर नवंबर तक आप ये परवल की खेती कर सकते हैं। तो 2 मीटर कतार से कतार और 2 मीटर पौधे से, यानी जो गड्ढा खोदेंगे वो गड्ढा से गड्ढा की दूरी 2 मीटर रखेंगे और उसी में आपको परवल की गुच्छियां को लगाना है। परवल का उत्पादन जड़ों की कटिंग करके रोपाई की जाती है। परवल की रोपाई जड़ों की संख्या के आधार पर होती है। परवल की जड़ों के टुकड़े की लंबाई 1 से 1.5 मीटर की होनी चाहिए। समतल भूमि पर इसकी जड़ों को 3 से 5 सेंटीमीटर का गहरा गड्ढा खोदकर बोया जाता है, जबकि गड्ढों या नालियों की मेढ़ों पर इसे 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। भारत के नदियों के किनारे वाले हिस्से में इसकी खेती अक्टूबर से नवंबर के महीने में की जाती है। तो उसी गड्ढे में फिर मिट्टी में मिला के आप भर देंगे। प्रति गड्ढे खाद और उर्वरक की मात्रा प्रति गड्ढे 3 से 4 या 5 केजी कंपोस्ट की मात्रा प्रति गड्ढे, 250 ग्राम नीम या अंडी की खली उपलब्ध हो जाए किसान भाई तो बहुत बढ़िया अच्छी होती है। 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 25 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, जो पोटास के नाम आप पोटास कहते हैं, प्रति गड्ढे इतना ये सभी को मिट्टी में मिला के आप भर देंगे, वो मिला देंगे। तो मिलाने के बाद जब किसान भाई अब गुच्छियाँ लगाने लगते हैं तो एक ध्यान देने की ज़रूरत है कि गुच्छियाँ जब भी आप बनाते हैं तो उसमें दोनों सिरा ऊपर होना चाहिए, यानी कि दोनों सिरा ऊपर रख के आप गड्ढे में लगा देंगे। लगाने के बाद किसान भाई आप आवश्यकता अनुसार देखते रहें, खेत की निगरानी करते रहें। और ये जब गुच्छियाँ लगाते हैं तो गुच्छियाँ लगाने के समय भी आपको ध्यान देना है कि प्रति हेक्टेयर में कम से कम 5% जो मेल का जो पौधा अवश्य होना चाहिए, अन्यथा आपका उत्पादन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, उत्पादन कम हो जाएगा। परवल की खेती में मिट्टी की नमी के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा बारिश के मौसम में जरूरत पड़ने पर ही सिंचाई करें। सिंचाई करने के बाद जल निकासी का उचित प्रबंधन होना चाहिए। खरपतवारों की रोकथाम। जब लताएं ऊपर की ओर फैलती हैं तो अनचाहे उगे हुए खरपतवार की निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। ठंड का मौसम समाप्त होते ही पौधे की जड़ों के पास निराई गुड़ाई करके मिट्टी गीली करके पोली कर देना चाहिए। ऐसा करने से खरपतवार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर अक्टूबर से नवंबर में आप लगा देते हैं तो फरवरी माह में 20 ग्राम यूरिया प्रति थल्ला के हिसाब से आप दे के निकाई गुड़ाई कर देंगे। फिर मार्च माह में भी किसान भाई 20 ग्राम यूरिया और 35 ग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट प्रति थल्ला के हिसाब से व्यवहार करेंगे तो उत्पादन काफ़ी अच्छी होगी।
तो इन सारी बातों पर ध्यान रख के किसान भाई अगर परवल की खेती करते हैं तो आपको उत्पादन 125 से लगभग 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलेगा। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। पपीता की मांग पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है, जिससे इसकी खेती का एरिया भी बढ़ा है। लेकिन इस फसल में पपीता सबसे कम समय में फल देने वाला पेड़ है, इसलिए इसे कोई भी लगाना पसंद करता है। पपीता न केवल आसानी से उगाया जा सकता है, बल्कि ये लाभ भी जल्दी देने लगता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर, स्वास्थ्यवर्धक और लोकप्रिय फल है, जिसे डेंगू बुखार पीड़ितों के उपचार में अधिक प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए इसे अमृत घट भी कहा जाता है। पपीते का पके और कच्चे दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। इसका आर्थिक महत्व ताजे फलों के अतिरिक्त पपेन के कारण भी है, जिसका प्रयोग बहुत से औद्योगिक कार्यों में होता है। इसलिए पपीते की खेती की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि पपीते की फसल को पर्णकुंचन रोग द्वारा काफी नुकसान होता है। ये विषाणु जनित रोग है, जिसे सफेद मक्खी, माहू और अन्य रस चूसने वाले कीटों द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधों पर फैलाया जाता है। इस रोग के लक्षण केवल पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। रोगी पत्तियां छोटी, झुर्रीदार, खुरदरी और बेडोल हो जाती है। पत्तियों के शिराओं का रंग पीला पड़ने लगता है और रोगग्रस्त पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती है, जिससे ये उल्टे प्याले की तरह दिखाई पड़ती है। इसी तरह किसान भाइयों, पपीता की फसल में मोजैक रोग भी काफी देखने में आता है। ये भी विषाणु जनित रोग है, जिसे रस चूसने वाले कीट फैलाते हैं। इस रोग में सबसे पहले नई पत्तियों पर चितकबरापन और सिकुड़न दिखाई देती है। ऐसी पत्तियां आकार में छोटी हो जाती है, पौधे के डंठल छोटे रह जाते हैं और पौधे की वृद्धि भी रुक जाती है, जिससे पौधे की पत्तियां गिरने लगती है। इस तरह किसान भाइयों, रोगों से बचने के लिए हमें इसकी खेती करने से पूर्व ही कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि इसकी खेती के लिए रोगरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और जो हम बीज लाए वह किसी प्रमाणित संस्था से ही लाए और नर्सरी को लो टनल पॉलीहाउस में ही तैयार करें, जिससे बाहर से विषाणु रोग के नर्सरी पॉट में आने की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा पपीते की फसल में साफ सफाई का ध्यान रखें। यदि किसान भाइयों इन रोगों के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं, तो आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट करें। और इसके अलावा इन रोगों को फैलाने वाले रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। यदि किसान भाइयों इन रोगों का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है, तो आप इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी या थियामेथोक्साम की 1 ग्राम मात्रा को 4 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें और इन्हीं दवाओं में से किसी एक दवा का 10 से 12 दिन के बाद दोबारा छिड़काव करें। मसाले वाली फसलों में मिर्च एक महत्वपूर्ण फसल है, जिसकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन मिर्च की फसल में कई प्रकार के रोग देखने में आते हैं, जिससे पैदावार बहुत कम हो जाती है। अगर किसान भाई समय पर इन रोगों की पहचान करके उनकी रोकथाम कर ले, तो अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में पूर्ण कुंचन रोग अधिक देखने में आता है। ये एक विषाणु जनित रोग है, जिसे सफेद मक्खी कीट द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाया जाता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की बढ़वार रुक जाती है, उनकी पत्तियां छोटी नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। इस तरह किसान भाइयों, इस रोग से बचने के लिए हमें इसकी खेती करने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि इसकी खेती के लिए रोग रोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और जो हम बीज लाए वह किसी प्रमाणित संस्था से ही लाएं और बीजों की बुआई लो टनल पॉली हाउस में करें, जिससे बाहर से विषाणु रोग के नर्सरी पौधे में आने की संभावना कम हो जाएगी। यदि किसान भाइयों इस रोग के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं, तो आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें। और इसके अलावा इस रोग को फैलाने वाले कीट के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, यदि इस रोग का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने को आ रहा है, तो आप इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोलकर फसल पर
छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में एंथ्रेक्नोज, जिसे श्याम वर्ण रोग के नाम से जाना जाता है, उसका भी प्रकोप काफी देखने में आता है। इस रोग की शुरुआती अवस्था में पौधे की कोमल शाखाओं का ऊपरी हिस्सा सूखने लगता है और नीचे की ओर बढ़ता है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां गिरने लगती हैं। फलों पर यह रोग पकने की अवस्था में होता है। जब फल लाल होने लगते हैं, उन पर छोटे काले और गोल धब्बे बनते हैं और फल सड़ने लगते हैं। इस रोग से बचने के लिए स्वस्थ और प्रमाणित बीजों को बोना चाहिए, लेकिन बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए। यदि किसान भाइयों इस रोग के लक्षण खरीफ फसल में दिखाई दे रहे हैं, तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा की 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें। इससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। अन्नदाता सह प्रायोजक मिसाइल की मांग।